बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यूरोप पढ़ेंगे। यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिवनेस के साथ जुड़ा हुआ है वो यूरोप से, क्योंकि यूरोप जो है वो 300-400 साल से डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, और इसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी कल्चर है वो कहीं ना कहीं से लेगेसी बनता है यूरोप की, या इसको हम वेस्ट भी बोलते हैं। अब यूरोप जो है आप देखें, यहाँ से लेके ये मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी से लेकर ऊपर तक ये जो नॉर्दर्न यूरोप की 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ तक, और रशिया का ये वाला हिस्सा जो कि फिनलैंड के साथ से मैं एक अंदाजे के मुताबिक इसको जो है वो डीमार्केट कर देता हूँ, और यहाँ यूक्रेन के साथ साथ वो आता है रशिया का हिस्सा। ये वाला हिस्सा यूरोपियन हिस्सा कहलाता है, एंड मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन आल्सो इज लोकेटेड ऑन दिस पार्ट, एंड this Russian population has got the connection with the European ancestry. That is why they are mostly the Christians. और उसके बाद जो इसके अलावा वाला हिस्सा है बहुत बड़ा रशिया है, जिसमें साइबेरिया भी आता है। वो वास्ट एक्सपेंसिव ज़रूर है, मिनरल रिच भी है, मगर वहाँ पे पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। और चूंकि ये वाला जो रशिया है दैट इज़ यूरोपियन रशिया, इसको यूरोपियन रशिया कहते हैं, और दूसरी वाला रशिया एशियन रशिया कहलाता है। तो ये यूरोपियन रशिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन होने की वजह से रशिया की तारीख़ जो है वो यूरोप के साथ लिखी जाती है। और इसी में हम देख सकते हैं कि रशिया का यहाँ पर एक पुराना कैपिटल होता था, यानी कि रशिया में ज़ार रूस हुकूमत किया करते थे। ज़ार जो है एक फैमिली है, जैसे कि डायनेस्टी हमारी मुगल्स की होती थी, ज़ार भी एक डायनेस्टी थी, और ये जो ज़ार है ये हुकूमत किया करते थे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ उनका कैपिटल था, इसको कहते थे सेंट पीटर्सबर्ग। पीटर PETER पीटर्सबर्ग BERG। तो दिस इज सेंट पीटर्सबर्ग। और जब यहाँ पे 1917 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को लाने वाले कौन थे, उनका नाम था लीनिन, व्लादिमीर लीनिन, लीनिन। तो जो लीनिन थे उसके बाद 1917 में दूसरा रेवोल्यूशन आया था 1937 में। तो इन्होंने कम्युनिस्ट्स ने फिर ये सेंट्रल प्लेस जो है मॉस्को, इसको कैपिटल बना दिया सेंट पीटर्सबर्ग से। अच्छा, सेंट पीटर्सबर्ग अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है रशिया का, क्योंकि ये इधर एक सी के साथ लगता है, और ये जो सी है ये फिर ये बाल्टिक सी कहलाता है। ये वाला सी कौन सा है? बाल्टिक सी कहलाता है। ये पीटर्सबर्ग यहाँ पर, और इसकी जो ट्रेड थी या शिपिंग जो थी, शिपिंग लेन्स यहाँ से होके गुजरती थी, सारे यूरोप के बीच में से बड़े नैरो पैसेजेस हैं, और फिर ये जाके यहाँ पे ये वाला जो है नॉर्दर्न सी है, ये नॉर्दर्न सी है। और फिर इसके बाद तो इस वजह से, इस किनारे पर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि रशिया में बहुत सर्दी है। जैसे जैसे आप ईस्ट में जाते जाएं, जैसे जैसे वेस्ट में जाते जाएं, वहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी है, मगर कंपैरेटिवली कम है ईस्ट से। यहाँ पर तो नॉन लिवेबल सिचुएशन है। यहाँ साइबेरिया में इतनी ठंड होती है कि समटाइम्स यू कॉल इट नॉन लिवेबल सिचुएशन, वन कैन नॉट सर्वाइव हियर। और यहाँ पर इस हिस्से के अंदर कुछ जो यहाँ से विंड्स आती हैं, इसको वेस्ट विंड्स बोलते हैं, जो कि वार्म होती हैं। वार्म विंड्स जब पहुँचती हैं यूरोप को, तो यूरोप के टेम्परेचर को थोड़ा सा मॉडरेट कर देती हैं, और वो विंड्स बड़ी लेट यहाँ पहुँचती हैं, इसलिए बहुत कम असर होता है, और ऑलमोस्ट यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, या पहुँचती हैं तो बहुत ठंडी होकर पहुँचती है सारा कॉन्टिनेंट क्रॉस करके। तो इस वजह से ये वाला हिस्सा ज़्यादा लिवेबल है रशिया का, रशिया यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। अब हम रशिया के बारे में, अच्छा ये हो गया, हम बात कर रहे थे रशिया का ये वाला यूरोपियन हिस्सा। अगर रशिया के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो एक जैसे जो है वो यहाँ पे
एक रिवर है, रिवर गुजर कर तो नीचे आता है और ऑलमोस्ट सारा रशिया क्रॉस करके तो ये कैस्पियन सी में आके गिरता है। ये कौन सा सी है? ये कैस्पियन सी है। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में सुना होगा, कैस्पियन सी, क्योंकि कैस्पियन सी के आसपास जो हैं वो कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स, क्योंकि ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि कैस्पियन सी के पास कंट्रीज़ हैं। तो कैस्पियन सी जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, तो ऑलमोस्ट एक रिवर है जिसकी जो कि रशिया का नेशनल रिवर कहलाता है, वो आके फिर गिरता है कैस्पियन सी में। ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है सारा सेंट्रल रशिया, जो यूरोपियन पार्ट है उसमें से होता हुआ कैस्पियन सी में आता है। उसको कहते हैं वोल्गा रिवर या रिवर वोल्गा। इस रिवर वोल्गा के किनारे के ऊपर एक शहर है जिसको वोल्गा ग्रेड बोलते हैं, और उसका पुराना नाम था स्टालिनग्रेड। वोल्गा ग्रेड भी कहते हैं, स्टालिनग्रेड भी कहते हैं। ये वो वाला मुकाम है जहाँ स्नाइपर्स, रशिया के स्नाइपर्स ने जर्मन जनरल्स और जर्मन ऑफिसर्स के ऊपर हमले किए थे, और जर्मनी इस मुकाम के ऊपर बुरे तरीके से हार गया था। और उसके वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर की फोर्सेस यहाँ पे आई थी तो सर्दी की वजह से यहाँ पे हारे थे। अच्छा, एक और भी चीज़ रशिया के बारे में बता दूँ कि रशिया में एक और भी रिवर है, वो है डनाइपर रिवर। डनाइपर वो यहाँ से निकलता है, निकल कर तो बेलारूस में जाता है, रशिया के साथ ही है, यहाँ से बेलारूस में, और फिर उसके बाद यूक्रेन में जाता है। यूक्रेन में जाने के बाद फिर वो ये ब्लैक सी में आके गिर जाता है। ये है ब्लैक सी। तो एक और रिवर है उसको कहते हैं डनाइपर। डनाइपर, आई थिंक यही स्पेलिंग्स हैं डनाइपर के, या फिर IEPR स्पेलिंग्स हैं डनाइपर की। यानी डनाइपर भी रशिया से निकलता है और ब्लैक सी में जाके गिर जाता है और रशिया के बिल्कुल साथ है। अब तीसरा सी है डॉन, रिवर डॉन। तो ये रिवर वोल्गा, रिवर डनाइपर और रिवर डॉन। तो डॉन भी ऑलमोस्ट तकरीबन रशिया के यूरोपियन पार्ट में से निकलता है और निकल के ब्लैक सी के इस हिस्से में आके गिर जाता है। ब्लैक सी का ये वाला हिस्सा वैसे तो रिवर आजोव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिमियन पेनिनसुला है और इसके साथ ही ये वाला रिवर कहलाता है। ये अगर हम और यहाँ पर आके इसको हम कहते हैं, इस बहुत छोटा सा एक सी है, इसको सी ऑफ आजोव बोलते हैं, और फिर बाद में वो जाके ब्लैक सी में गिर जाता है। तो ये 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से रिवर वोल्गा आपने ज़्यादा याद रखना है। रिवर वोल्गा, डनाइपर, डॉन, ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि रशिया में से निकलते हैं और ये मुख्तलिफ सीज में गिरते हैं। एक कैस्पियन सी में और बाकी 2 ब्लैक सी में जाके गिरते हैं। अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि बाकी, इसका मतलब ये नहीं कि रशिया में बाकी रिवर्स नहीं है, बाकी बहुत सारे रिवर्स हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो जनरल नॉलेज के लिए आप तैयार कर सकते हैं। रिवर वोल्गा, रिवर डनाइपर, रिवर डॉन, ये 3 रिवर्स हैं जो इसमें याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रशिया के बारे में, अगर हम बात कर लें और कुछ, तो रशिया जो है, जो यूरोपियन पार्ट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यूरोपियन पार्ट के नीचे ये वाला हिस्सा जो है रशिया का कॉकेशिया पार्ट है। कौन सा? कॉकेशिया। कॉकेशिया ये ज़्यादातर मुसलमानों का एरिया है, कॉकेशिया। कॉकसस इसको बोलते हैं, कॉकसस रीजन, कॉकसस रीजन बोलते हैं। कॉकसस रीजन में चेचनिया मौजूद है, दागिस्तान मौजूद है, और भी मुख्तलिफ जो है वो एरियाज मौजूद हैं। एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड मुस्लिम पार्ट ऑफ रशिया। इस्लाम वाज स्प्रेड हियर ड्यूरिंग बनु उमैया, क्योंकि उनके रूलर्स ने आके इसको कब्ज़ा किया था, एंड देन लेटर ऑन दैट वेव ऑफ इस्लाम स्टार्टेड हियर, एंड दैट इज़ फाउंड to be connected with Central Asian states, because Central Asian states कैस्पियन सी के दूसरी तरफ मौजूद है। तो ये कॉकसस रीजन है जिसमें आप चेचनिया का अक्सर नाम सुनते हैं, और ये भी एशिया के साथ ही कनेक्ट होता है। लेकिन कॉकसस रीजन जो है मिनरल रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका डायरेक्ट कनेक्ट करता है किसके साथ?
ब्लैक सी के साथ, और ब्लैक सी रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया के दो ही सीज हैं जिसमें जो नेविगेबल हैं, यानी कि वो इतने फ्रोज़न नहीं हैं कि उसमें से शिप नहीं चल सकती है। एक है ब्लैक सी नीचे और दूसरा है ये वाला सी, इसको बाल्टिक सी बोलते हैं। तो बाल्टिक सी और ब्लैक सी के बारे में रशिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बल्कि हाइपर सेंसिटिव है, और इन दोनों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए वो जंगें भी कर चुका हुआ है। और अब हम देखते हैं इन दोनों सीज के बारे में। ब्लैक सी जो कि रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रशिया जो है वो अपनी शिपिंग करता है और शिपिंग गुजारते हुए ये टर्की है, टर्की का ये वाला हिस्सा स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, बहुत ही नैरो पैसेज है ये वाला। और इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो आगे फिर दोबारा से रास्ता तंग है और इस तंग रास्ते को बोलते हैं डार्डनल्स। इस तंग रास्ते को हम क्या बोलते हैं? डार्डनल्स। ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, और फिर उसके बाद यहाँ पे रशिया आता है और इस तरीके से पूरा यूरोप के नीचे से गुजरते हुए रशिया यहाँ से जाता है। ये भी नैरो रास्ता है, इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। इसमें से जब बाहर निकलता है तो फिर यहाँ अटलांटिक ओशन में पहुँच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रशिया के लिए कितने मसाइब हैं, लेकिन उसके ये दो सीज हैं विच आर नेविगेबल, आई मीन विच आर वार्म वाटर। वार्म वाटर्स मीन्स अगर रशिया के ऊपर देखें तो सारा सी जो है जमा हुआ है, जिसको कहते हैं आर्कटिक सी, जो आर्कटिक ओशन जमा हुआ है। दूसरी तरफ रशिया के आए तो इस जगह के ऊपर भी सारा सी उसका साथ में जमा हुआ है, या अगर जमा नहीं हुआ तो वहाँ पर बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। एंड रशिया हैज़ डिफ़िकल्टी टू शिप or to trade through oceans. That is why these two seas are very important for Russia. One is Baltic Sea, और Baltic Sea कहाँ पर है? जहाँ पर उसका पुराना कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग था। और ब्लैक सी कहाँ है? यहाँ पे कॉकेसस में। तो ये ब्लैक सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिसेंटली पता होगा इस ब्लैक सी को बचाने के लिए रशिया का यूक्रेन के ऊपर एक कब्जा सा था। मतलब कब्जा का मतलब उसका इन्फ्लुएंस था, कब्जा तो नहीं था, इन्फ्लुएंस था। मगर यूक्रेन ने जब यूरोप उसकी गवर्नमेंट चेंज हुई जो कि एंटी रशिया थी और प्रो यूरोपियन थी, तो उसके बाद रशिया ने हमला करके तो ये वाला पेनिनसुला इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये यूक्रेन, और यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके ऊपर कब्जा किया, और ये वाला पेनिनसुला जो यूक्रेन का है, अब मेरे ज़हन से नाम खिसक गया है, तो इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि रशिया वंस नेक्स्ट इट, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ ना कर सकी रशिया को रोकने के लिए, बिकॉज रशिया इज़ सो मच सेंसिटिव अबाउट इट्स इन्फ्लुएंस इन ब्लैक सी के उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो है वो बेसिस मौजूद है ब्लैक सी के अंदर शिपिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वजह से उसने यहाँ पर इसको कब्ज़ा कर लिया खुद से बढ़ के। अब हम आगे देखते हैं कि रशिया जो है, रशिया के यूरोपियन पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो रशिया में एक जो है जो रेवोल्यूशन है वो कब आया? 1917 में। 1917 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, और दूसरा रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन 1937 में कहा जाता है। 1917 में फर्स्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ लीनिन, एंड सेकंड रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ 1937 रेवोल्यूशन अंडर स्टालिन के अंडर आता है। 1945 के बाद रशिया एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरता है और कोल्ड वॉर में इंगेज हो जाता है विद यूएसए। रशिया की ब्रेकअप होती है इस कोल्ड वॉर के नतीजे में। 1989 से लेकर 1991 तक रशिया की ब्रेकअप स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। रशिया ने ऑलमोस्ट इतने हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ था, इतने हिस्से के ऊपर उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मौजूद था रशिया का। उसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उस पर मौजूद थी, ये सारी अलहदा हो जाती हैं, और ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा किया हुआ था, ये उसका इन्फ्लुएंस था 1989 से लेकर 1991 तक ख़त्म हो जाती। 1945 की जो वर्ल्ड वॉर 2 है
उसके जीतने के बाद, क्योंकि रशिया और अमेरिका आपस में मिलके लड़े थे, तो इस वजह से जब जर्मनी ने ये सारा एरिया छोड़ा, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे उसने कब्जा किया और जर्मनी छोड़ के चला गया, तो फिर रशिया ने बढ़ के उस पर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर अपना जो है तसल्लुत कायम कर लिया, जिसका ब्रिटेन को और यूएसए को बहुत गम था। तो बाकी जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, उसने कोल्ड वॉर लड़ी, यानी रशिया को यहाँ पे रोकने की वॉर। हालांकि रशिया जो है आधे जर्मनी तक कब्जा कर चुका हुआ था, उस वहाँ से फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस। और कोल्ड वॉर यूरोप की क्या है, यूरोप का मसला ये था कि आपस में सारे डिफेंस को यूनाइट कर लिया जाए और अमेरिका के साथ मिलके और रशिया को यहाँ पे रोक दिया जाए। इसको कहते हैं कंटेनमेंट ऑफ रशिया पॉलिसी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेटो बनाई। नेटो सारे अलायंस को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो ओशन है नॉर्थ अटलांटिक है, तो नॉर्थ अटलांटिक का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक की कंट्रीज, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, और नॉर्थ अटलांटिक की दूसरी तरफ एक कंट्री है यूएसए। इन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद यानी अपनी फौजों को इकट्ठा कर लिया ताकि रशिया की बढ़ती हुई ताकत को रोका जा सके। तो नेटो 1959 में बनी थी रशिया को रोकने के लिए, या उस वक्त रशिया ने अपना नाम लिया था यूएसएसआर, ये था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया, कुछ रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ या यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, कुछ इस तरीके से उन्होंने नाम रखा था, क्योंकि ये भी सारी रिपब्लिक्स उनमें शामिल हो गई थी, इसलिए यूएसएसआर नाम उसने चुना था अपने लिए। और इसके बाद रशिया ने नेटो को तोड़ने के लिए इन तमाम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक मुत्तहिदा फौज बनाई थी। उसका नाम था वारसा पैक्ट। क्या नाम था? वारसा पैक्ट, क्योंकि वो पोलैंड में उस वक्त बनाई गई थी, पोलैंड का कैपिटल है वारसा, तो इसलिए वारसा पैक्ट कहते हैं। 1955 में, सॉरी ये 1959 में नहीं, नेटो 1949 में बनी थी, सॉरी ये गलती हो गई, 1949 में नेटो बनी थी और उसके जवाब में 1955 में वारसा पैक्ट बना था। यानी ये नेटो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या वेस्ट की एक यूनाइटेड फोर्स थी और वारसा पैक्ट जो था वो यूएसएसआर का एक यूनाइटेड फोर्स थी। अब इसके नतीजे में 1989 और 1991 में यूएसएसआर क्या ब्रेकअप हुआ, यूएसएसआर ब्रोकअप, और उसके बाद रशिया के टुकड़े होके एक रशिया बचा जिसको रशियन फेडरेशन बोलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रशिया जो है, अच्छा रशिया को सबसे ज़्यादा जो खौफ है वो वेस्टर्न यूरोप से रहा है। इसी वजह से कहा जाता था कि रशिया ने ये सारा इलाका कब्जे में क्यों करने की कोशिश की, ताकि रशिया और वेस्टर्न यूरोप के दरमियान में एक बफर जोन बन जाए। खौफ कैसे है? नेपोलियन ने जो कि फ्रांस से निकला था, उसने रशिया के ऊपर हमला करके रशिया के इस हिस्से को कब्जा में किया था। नेपोलियन फ्रांस से निकला था और नेपोलियन का दौर है 1790s, 1790 की दहाई से लेकर 1815 तक। तो नेपोलियन ने कब्जा किया था रशिया के ऊपर, और दूसरी तरफ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में रशिया के ऊपर कब्जा किया था। यानी जर्मनी के हिटलर ने और उससे पहले नेपोलियन फ्रांस के ने 1790 से लेकर 1815 तक उसने वॉर्स लड़ी थी, जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं, पूरे यूरोप को कब्जे में करने की, और उसके साथ उसने रशिया को भी कब्जे में किया था कुछ अरसे के लिए। हिटलर ने भी इसी तरीके से वॉर लड़ी थी पूरे यूरोप को कब्जे में करने के लिए, और सारा ईस्टर्न यूरोप कब्जे में करने के बाद वो रशिया में दाखिल हुआ था। इसलिए रशिया को हमेशा से खौफ रहा है वेस्टर्न यूरोप से। तो कुछ एनालिस्ट्स ये भी कहते हैं कि उसने इस सारे ईस्टर्न यूरोप के ऊपर इसलिए कब्जा किया था ताकि वेस्टर्न यूरोप के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके रशिया का। तो हम कह सकते हैं कि ये उसका बफर जोन बन गया ईस्टर्न यूरोप। लेकिन फिर 1989 और 1991 में रशिया टूट गया और ये सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उसके हाथ से निकल गईं, और उसके साथ सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसके हाथ में निकल गईं, और रशिया यूएसएसआर से अब रशियन फेडरेशन बन गया। यानी कि यूएसएसआर कहते हैं सारी यूनियन
यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और उसके बाद अब सिर्फ रशियन फेडरेशन में भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कॉकसस के रीजन की कंट्रीज मौजूद हैं।